Assalamualaikum जी, होप यू आर डूइंग गुड। दिस इज़ एडवोकेट उस्मान आबिद एंड यू आर वाचिंग द लॉ सेशन। आज के सेशन में हम मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस को पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्डिनेंस है। इसमें मैरिज रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड, डिवोर्स से रिलेटेड, पोलीगैमी से रिलेटेड टॉपिक है, सक्सेशन से रिलेटेड एक बड़ा कंट्रोवर्शियल इसका एक सेक्शन है। टोटल 11 सेक्शंस हैं, बट बहुत इंपॉर्टेंट है। यूजुअली एग्ज़ाम में इसमें से क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। सो हमारा तरीका वही होगा, हम तमाम के 11 सेक्शंस में से गो थ्रू करेंगे। सो फर्स्ट सेक्शन इंट्रोडक्टरी है, शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट, एप्लीकेशन एंड कमेंसमेंट। इसका नाम क्या होगा? द ऑर्डिनेंस मे बी कॉल्ड मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस 1961। It extends to the whole of Pakistan and applies to the all Muslim citizens of Pakistan wherever they may be। ये तमाम मुसलमानों में जो पाकिस्तान में रहते हैं या जहाँ कहीं भी रहते हैं उन पे अप्लाई होता है। ये थर्ड वन, इसका सेक्शन 1 का इन्फोर्समेंट से रिलेटेड है, जो कि अब इन्फोर्स हो चुका है। सेक्शन 2 डेफिनेशन से रिलेटेड है। कोई भी आप सब्जेक्ट जब पढ़ते हैं ना, उसमें शुरू में डेफिनेशंस बताई जाती हैं। नॉर्मली लॉ स्टूडेंट्स उसको छोड़ देते हैं, स्किप कर देते हैं, बट वो उन डेफिनेशन के सेक्शंस में हमेशा वो टर्म्स होती हैं जो आगे चल के जो बार बार यूज़ होंगी। सो हमें पढ़ना चाहिए उन डेफिनेशंस को। अब इसके सेक्शन 2 में डेफिनेशंस हैं। जो पहली डेफिनेशन है वो आर्बिट्रेशन काउंसिल से रिलेटेड है। आर्बिट्रेशन काउंसिल मींस अ बॉडी ऑफ कंसिस्टिंग ऑफ ए चेयरमैन, इसका चेयरमैन होगा, एंड ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ईच ऑफ द पार्टीज टू द मैटर डेल्ट विद इन दिस ऑर्डिनेंस। यानी हस्बैंड एंड वाइफ दोनों के रिप्रेजेंटेटिव होंगे और चेयरमैन होंगे। और वो प्रोवाइजो दी गया, प्रोवाइडेड दैट वेयर एनी पार्टी फेल्स टू नॉमिनेट ए रिप्रेजेंटेटिव विद इन अ प्रिस्क्राइब टाइम, द बॉडी फॉर्म्ड विदाउट सच रिप्रेजेंटेटिव शैल बी द आर्बिट्रेशन काउंसिल। तो यहाँ पे जब ये मैटर जाता है डिवोर्स का, तो एक टाइम पीरियड प्रोवाइड किया जाता है दोनों पार्टीज़ को कि आप अपना अपना रिप्रेजेंटेटिव ले आएँ। उन्होंने सुलह करवानी होती है, बट अगर विद इन दैट टाइम कोई पार्टी अपना रिप्रेजेंटेटिव नहीं देती तो उनके बगैर भी ये आर्बिट्रेशन काउंसिल अपना काम करेगी। सेकंड इसमें डेफिनेशन है चेयरमैन। अब यूनियन काउंसिल जो होती है उसका एक चेयरमैन होता है। मींस चेयरमैन ऑफ द यूनियन काउंसिल और अ पर्सन अपॉइंटेड बाय द फेडरल गवर्नमेंट इन द कंटोनमेंट एरिया और बाय द प्रोविंशियल गवर्नमेंट। यानी चेयरमैन जो यूनियन काउंसिल होती है उसका एक चेयरमैन होता है। ये उसी से रिलेटेड बता रहा है कि या तो उसको फेडरल गवर्नमेंट उसको अपॉइंट करती है, या अगर जैसे डिफरेंट प्रोविंसेस में अगर वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी उनको अपॉइंट कर सकती हैं। अब इसमें एक प्रोवाइज़ो है, प्रोवाइडेड दैट वेयर द चेयरमैन ऑफ द यूनियन काउंसिल इज़ अ नॉन मुस्लिम, पहली बात, और ही हिमसेल्फ विशेस टू मेक एन एप्लीकेशन टू द आर्बिट्रेशन काउंसिल। दो बातें आ गई। यूनियन काउंसिल का एक चेयरमैन तो होगा, बट ज़रूरी तो नहीं है कि उस यूनियन काउंसिल में जो लोग रहते हैं वो सारे नॉन मुस्लिम ही हो। लेकिन अगर यूनियन काउंसिल उस एक यूनियन काउंसिल में अगर फॉर इंस्टेंस ज़्यादा नॉन मुस्लिम्स रह रहे हैं, बट वहाँ पे किसी मैटर को कोई डिवोर्स से रिलेटेड कोई मैटर आ गया या किसी किस्म का भी मैटर आ गया जो कि किसी मुस्लिम का है जो उस यूनियन काउंसिल के एरिया में रह रहा है, तो इस सिचुएशन में या जो यूनियन काउंसिल का चेयरमैन है उसने अपना मैटर, कोई डिवोर्स का अगर मैटर चल रहा है उसका, और उसने वो भेजना है आर्बिट्रेशन काउंसिल को, दो बातें होंगी। और इज़ owing to illness or any other reason unable to discharge the functions of the chairman, या फिर वो बीमार है या किसी भी वजह से अपने जो फंक्शंस हैं उसको कंटिन्यू नहीं कर सकता, तो इन सूरतों में द काउंसिल शैल इलेक्ट वन ऑफ इट्स मुस्लिम मेंबर्स एज चेयरमैन फॉर द पर्पस ऑफ दिस ऑर्डिनेंस। तो जो दूसरे मेंबर्स होंगे ना यूनियन काउंसिल के, तो वो इलेक्शन करवा के अपने में से एक मुस्लिम या कोई दूसरा चेयरमैन ले आएंगे। अगर तो वो मैटर है किसी मुस्लिम का और उस यूनियन काउंसिल का चेयरमैन जो था वो नॉन मुस्लिम था, तो ऑब्वियसली उसको डील तो फिर मुस्लिम चेयरमैन नहीं करना। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि अगर ये चार सिचुएशंस आ जाएंगी, वो परफॉर्म अपनी ड्यूटीज़ नहीं कर सकता या उसका अपना कोई मैटर है, तो वो उसकी जगह कोई दूसरा इलेक्ट कर लिया जाएगा एज चेयरमैन। नेक्स्ट डेफिनेशन प्रेस्क्राइब्ड मीन्स, अब यहाँ पे सेक्शन 11 में इस ऑर्डिनेंस के अंदर कुछ रूल्स भी बनाए गए हैं जिनको वेस्ट पाकिस्तान रूल्स अंडर मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस 1961 कहा जाता है। वो हम किसी और फर्दर किसी वीडियो में उनको भी सारों को डिस्कस करेंगे, अभी के लिए कि इसके अंदर रूल्स भी बनाए गए हैं।
नेक्स्ट डेफिनेशन है यूनियन काउंसिल। यूनियन काउंसिल मींस द यूनियन काउंसिल और द टाउन और यूनियन कमेटी कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द, यानी हर एरिया में एक यूनियन काउंसिल होती है, हमें इतना तो मालूम ही है। नेक्स्ट वन इज़ वार्ड। वार्ड क्या होता है? वार्ड मींस अ वार्ड विद इन अ यूनियन और टाउन। अब डिफरेंट हल्के होते हैं ना, उनको वार्ड कहते हैं। तो ये इसकी डेफिनेशंस थी इस ऑर्डिनेंस की। नेक्स्ट वन सेक्शन 3। अब यहाँ इसमें क्या है? ऑर्डिनेंस टू ओवरराइड अदर लॉज, यानी ये जो मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस है इसने प्रिवेल करना है। इसके आने से पहले, इसके इन्फोर्स होने से पहले अगर कुछ दूसरे लॉज थे तो वो ख़त्म हो जाएंगे। इसके अकॉर्डिंगली आगे जिस दिन से ये इन्फोर्स हो गया इसके मुताबिक ये रजिस्ट्रेशन, तलाक वगैरह सब कुछ इसकी प्रोविजंस अप्लाई होंगी। इसका सब सेक्शन 1 कहता है द प्रोविजंस ऑफ दिस ऑर्डिनेंस शैल हैव इफेक्ट नॉट विद स्टैंडिंग एनी लॉ, कस्टम और यूजेज, यानी इससे पहले जो भी लॉज थे, कोई कस्टम्स थी, रवायात के मुताबिक हो रहे थे काम, वो सारे ख़त्म हो जाएंगे। इसकी प्रोविजंस के मुताबिक काम किया जाएगा। एंड द रजिस्ट्रेशन ऑफ मुस्लिम मैरिज शैल टेक प्लेस ओनली इन अकॉर्डेंस विद दोज प्रोविजंस, यानी इसमें जो प्रोविजंस बताई गई हैं इस ऑर्डिनेंस में उसके मुताबिक ही मुस्लिम की जो मैरिज है वो रजिस्टर की जाएगी। दूसरी बात सब सेक्शन 2 में इसमें कही गई है, फॉर रिमूवल ऑफ डाउट इट इज़ हियर बाई डिक्लेयर दैट द प्रोविजंस ऑफ आर्बिट्रेशन एक्ट 1940, द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर एंड एनी अदर लॉ रेगुलेटिंग द प्रोसीजर ऑफ द कोर्ट्स शैल नॉट अप्लाई टू एनी आर्बिट्रेशन काउंसिल। यहाँ पे सब सेक्शन 2 में ये कह दिया कि जो आर्बिट्रेशन काउंसिल की प्रोसीडिंग्स होंगी ना, उसमें ना तो सीपीसी अप्लाई होगी, उसके प्रोसीजर्स जो बताए गए हैं। आर्बिट्रेशन एक्ट का कोई वो अप्लाई नहीं होगा, वो इस उन प्रोसीजर्स के मुताबिक चलेगी जो इसमें बताए गए हैं। सीपीसी यहाँ पे अप्लाई नहीं होती और कोई भी दूसरा लॉ, ना क्यूएसओ अप्लाई होना है, ना आर्बिट्रेशन एक्ट होना है। ये फॉर द रिमूवल ऑफ डाउट्स, ये बात इन्होंने क्लियर कट कह दी है। अब नेक्स्ट है सेक्शन 4 सक्सेशन। ये बहुत कंट्रोवर्शियल सेक्शन है। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर दूँ। हमारी शरीयत में ये है कि यतीम पोता एक वर्ड आप सुनेंगे, उसके शरीयत में, विरासत में उसका कोई हिस्सा नहीं है। मतलब कि एक दादा की ज़िंदगी में उसका बेटा फौत हो गया तो उस बेटा जो फौत हुआ है उसके बच्चों को विरासत में से हिस्सा नहीं मिलेगा। रीज़न, क्योंकि अब ये कहा जाता है, रीज़न इस्लामिक जो विरासत का तकसीम का तरीक़ाकार है उसमें करीब के रिश्ते, दूर के रिश्तेदारों को एक्सक्लूड कर देते हैं। तो शरीयत में तो ये है कि यतीम पोता उसका विरासत में दादा की में हिस्सा नहीं होता अगर उसके कोई और बच्चे भी ज़िंदा हों, तो शरीयत में ये है। अब इस सेक्शन में क्या कहा गया है? इन द इवेंट ऑफ डेथ ऑफ एनी सन और डॉटर ऑफ द प्रोपोस्टियस, ठीक है, बिफोर द ओपनिंग ऑफ द सक्सेशन, यानी अभी दादा जिंदा है, उसके बच्चों में से अगर कोई बेटा या बेटी फौत हो गए हैं, द चिल्ड्रन ऑफ सच सन और डॉटर, तो वो फौत होने वाले के बेटे बेटियां जो भी हैं, इफ़ एनी लिविंग एट द टाइम ऑफ द सक्सेशन ओपन, यानी वो ज़िंदा हैं, वो बच्चे, वो यतीम पोता पोती वो ज़िंदा हैं और दादा की भी डेथ हो गई है। पहले बाप की डेथ हुई है, उसके बाद अब दादा की भी अगर डेथ हो गई है, shall per stripes receive a share equivalent to the share which such son or daughter as the case may be would have received if alive। तो यहाँ पे इस सेक्शन में, सेक्शन 4 में ये कह दिया गया है कि जो यतीम पोता होगा या पोती होगी उनको विरासत में हिस्सा दिया जाएगा दादा की में, उतना ही हिस्सा जो कि उनके बाप ने लेना था। अब ये शरीयत में इसका कॉन्सेप्ट नहीं है, शरीयत में यतीम पोता पोती को नहीं मिलना, बट इस सेक्शन के थ्रू उन्होंने कह दिया कि जो उनके बाप को मिलना था उसके बराबर हिस्सा यहाँ पे पोते पोतियों में, यतीम पोते पोतियों में मिलेगा। अब ये ऑब्वियसली शरीयत के अगेंस्ट है, बट ये सेक्शन है और अब इसी तरह ही चल रहा है कि यतीम पोते और पोती को इस सेक्शन के थ्रू हिस्सा दिया जाता है। अब यहाँ पे एक और भी अब डिबेट फिर शुरू हो जाती है कि जी जब शरीयत में अलाउड नहीं है तो अगर कोई यतीम पोता पोती शेयर लेता है तो वो दूसरे उसके जो चाचा ताए हैं उनका हिस्सा खा रहे हैं, क्योंकि शरीयत में तो इसका हिस्सा नहीं था। तो ये गलत बात है। अब इस
इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये सेक्शन जो है बड़ा कंट्रोवर्शियल है, बट ये अब यहाँ पे इस ऑर्डिनेंस के थ्रू यहाँ पे यतीम पोते पोती को शेयर मिलेगा, उनको हिस्सा दे दिया गया है। अब इससे ज़्यादा डिबेट अब इस पर क्या की जा सकती है। बहरहाल ये था सेक्शन 4 सक्सेशन, यतीम पोता पोती को अपने दादा की विरासत में से हिस्सा मिलेगा। सेक्शन 5, अब इसमें मैरिज को रजिस्टर करने का पूरा तरीका बताया गया है। रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज, सब सेक्शन 1, एवरी मैरिज सॉल्मनाइज्ड अंडर मुस्लिम लॉ शैल बी रजिस्टर्ड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ दिस ऑर्डिनेंस, यानी उसको रजिस्टर करवाने का तरीका जो नीचे बताया गया उसको रजिस्टर करवाना हर मुस्लिम लॉ के अंडर जो शादी होगी उसका ज़रूरी है। सब सेक्शन 2, फॉर द पर्पज़ ऑफ द रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज अंडर दिस ऑर्डिनेंस द यूनियन काउंसिल शैल ग्रांट लाइसेंसेज टू 1 और मोर पर्सनस टू बी कॉल्ड निकाह रजिस्ट्रार, यानी अब निकाह रजिस्ट्रार होते हैं, इनको बाकायदा लाइसेंस दिए जाते हैं, एक या एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं निकाह रजिस्ट्रार एक यूनियन काउंसिल में। बट इन नो केस शैल मोर देन 1 निकाह रजिस्टर बी लाइसेंस्ड फॉर एनी 1 वार्ड, लेकिन एक वार्ड में एक ही निकाह रजिस्ट्रार होगा। वैसे यूनियन काउंसिल में काफ़ी सारे वार्ड होते हैं तो वहाँ पे ज़्यादा रजिस्ट्रार होते हैं, लेकिन एक वार्ड के लिए एक ही निकाह रजिस्ट्रार होगा, पहली बात। अब यहाँ पे पंजाब में एक अमेंडमेंट की गई है 2A में, एक ऐड किया गया सेक्शन, द निकाह रजिस्ट्रार और द पर्सन हु सोलमनाइजेस अ निकाह शैल एक्यूरेटली फिल all the columns of the nikah form with specific answers of the bride and groom के यहाँ पे 2A में स्पेसिफिकली पंजाब ने ये जो अमेंडमेंट की है, इन्होंने कह दिया कि निकाह रजिस्ट्रार ने जो कॉलम्स फिल करने हैं ना उनको एक्यूरेटली करना है, और जो भी ब्राइड एंड ग्रूम दोनों दूल्हा दुल्हन है उनसे बाकायदा पूछ के एक्यूरेटली उनको फिल करना है। अब सब सेक्शन 3, एवरी मैरिज नॉट सॉल्मनाइज्ड बाय निकाह रजिस्ट्रार शैल फॉर द पर्पस ऑफ रजिस्ट्रेशन अंडर दिस ऑर्डिनेंस बी रिपोर्टेड टू हिम बाय द पर्सन हु हैज़ सॉल्मनाइज्ड सच मैरिज, लेकिन अगर कोई निकाह किसी निकाह रजिस्ट्रार ने नहीं करवाया लेकिन किसी और बंदे ने करवाया तो ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो निकाह रजिस्ट्रार को बाकायदा जाके इन्फॉर्म करेगा कि मैंने ये निकाह करवाया है। सब सेक्शन 4, whoever contravenes the provisions of this subsection 3 shall be punished with simple imprisonment for a term which may extend to 3 months or with fine which may extend to 1000 rupees or both। अब यहाँ पे सब सेक्शन 3 में हमने ये पढ़ा था कि जो भी निकाह करवाएगा उसने जाके निकाह रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म करना है, उसको बताना है कि इसको रजिस्टर आप कर लो, मैंने निकाह करवा दिया। अगर वो नहीं बताएगा तो उसको 3 महीने तक की सज़ा हो सकती है, या 5000 रुपये 1000 रुपये तक का जुर्माना, या दोनों हो सकते हैं। तो ये था सब सेक्शन 4। अब यहाँ पे सब सेक्शन 4 जो है इसमें पंजाब ने कुछ अमेंडमेंट की हैं। पहली अमेंडमेंट जो उन्होंने की है सब सेक्शन 4 में, उन्होंने कहा कि जो सब सेक्शन 2A था ना, ही शैल बी 2A में कहा गया था कि आपने निकाह रजिस्ट्रार ने या जिसने भी निकाह करवाया है उसने कॉलम को एक्यूरेटली फिल करना है। अगर वो नहीं करेगा ही शैल बी punished to simple imprisonment for a term which may extend to 1 month और and 25,000 रुपीज़। तो उसको 1 महीने तक की सज़ा या उसके साथ साथ 25,000 रुपये का तक का जुर्माना हो सकता है। ये पंजाब वालों ने थोड़ा सा स्ट्रिक्ट किया है यहाँ पे काम को। सो 2A की जो वायलेशन करेगा पंजाब में उसकी सज़ा 1 महीना और 25,000 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। अब ये सब सेक्शन 3 की जो हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि अगर किसी बंदे ने जो निकाह रजिस्ट्रार नहीं है उसने इन्फॉर्म करना है। अब पंजाब में इसकी जो पनिशमेंट है, अगर वो ऐसा नहीं करता इन्फॉर्म, तो यहाँ पे जो इसकी पनिशमेंट है पंजाब में 3 months एंड फाइन ऑफ 100,000 रुपीज़। सो 3 महीने तक की सज़ा और उसके साथ साथ 1 लाख रुपए तक का जुर्माना होगा कि अगर किसी बंदे ने पंजाब में निकाह करवाया और जाके निकाह रजिस्ट्रार को उसने इन्फॉर्म नहीं किया। अब सब सेक्शन 5, द फॉर्म ऑफ निकाह नामा द रजिस्टर टू बी मेंटेन्ड
बाई निकाह रजिस्ट्रार ने अपना वो जो रजिस्टर होता है उसको मेंटेन करता है, उसमें सारी एंट्रीज डालता है। द रिकॉर्ड्स टू बी प्रिजर्व्ड बाय द यूनियन काउंसिल, और यूनियन काउंसिल उसका रिकॉर्ड को प्रिजर्व करती है। द मैनर इन विच द मैरिजेज शैल बी रजिस्टर्ड एंड द कॉपीज़ ऑफ निकाहनामा शैल बी सप्लाइड टू द पार्टीज़, यानी हस्बैंड एंड वाइफ जो दूल्हा दुल्हन थे उनको, पार्टीज़ थी, उनको कॉपियाँ दी जाएंगी वो जो निकाहनामे की। एंड द फ़ी बी चार्ज देयर ऑफ, और उनको फ़ीस वगैरह देनी पड़ेगी जो कि आगे रूल्स में बताई गई हैं। सो यहाँ पे निकाह रजिस्टर करवाना ज़रूरी है। उसके बाद दोनों पार्टीज़ जो हैं उनको कॉपीज़ दी जाएंगी। 6 में सबसेक्शन 6 में कहा है एनी पर्सन मे ऑन पेमेंट ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड फ़ी इफ़ एनी इंस्पेक्ट एट द ऑफिस ऑफ द यूनियन काउंसिल द रिकॉर्ड प्रिजर्व्ड अंडर। तो जो कोई भी बंदा जाके अगर वो चेक करना चाहता है किसी मैरिज की रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड, तो वो फ़ीस दे के यूनियन काउंसिल जो कंसर्न्ड होगी वहाँ पे जाके उसकी इंस्पेक्शन कर सकता है और ऑब्टेन ए कॉपी ऑफ एन एंट्री देर इन, और कॉपी भी उसकी ले सकता है, लेकिन उसको फ़ीस वगैरह देनी पड़ती है। तो ये था रजिस्ट्रेशन का तरीका कि निकाह रजिस्ट्रार जो किसी वार्ड में होते हैं, यूनियन काउंसिल में होते हैं, उनके थ्रू करवाया जाता है। अगर किसी और ने करना है, वो निकाह रजिस्ट्रार नहीं है, तो उसने निकाह करवाने के बाद निकाह रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म करना है। अगर नहीं करोगे ये काम तो आपको पनिश भी किया जाएगा जिसने कंट्रावीन की। नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 6 पोलीगैमी। पोलीगैमी का मतलब होता है कि एक हस्बैंड ने अपनी वाइफ की मौजूदगी में अगर दूसरी शादी करनी है तो उसका पूरा प्रोसीजर बताया गया कि कैसे वो उसको इजाज़त दी जाएगी। सब सेक्शन 1, no man during the subsistence of the existing marriage shall, except with the previous permission or in writing of the arbitration council, contract another marriage, nor shall any such marriage contracted without such permission be registered under this ordinance। तो पहली बात तो यहाँ पे क्लियर कर दिया उन्होंने कि जो अगर किसी बंदे ने अपनी वाइफ की मौजूदगी में वो दूसरी शादी करना चाहता है तो उसको परमिशन लेनी पड़ेगी यूनियन काउंसिल से। अगर वो यूनियन काउंसिल की परमिशन के बगैर उसकी ना शादी रजिस्टर नहीं की जाएगी, पहली बात। नंबर 2, अब इसमें प्रोसीजर बता रहे हैं। सबसेक्शन 2, एन एप्लीकेशन फॉर परमिशन अंडर सबसेक्शन 1 शैल बी सबमिटेड टू द चेयरमैन in the prescribed manner together with the prescribed fees, and shall state the reasons for the purpose of the marriage, for the proposed marriage, and whether the consent of existing wife or wives has been obtained or not। अब फिर यहाँ पे दूसरी बात आ गई कि अगर उसने शादी करनी है तो उसने एप्लीकेशन देनी है चेयरमैन के नाम यूनियन काउंसिल के कि जी मैं दूसरी शादी करना चाहता हूँ, प्लस उसके साथ वो जितनी भी फ़ीस बनती है वो पे करेगा, प्लस उसके साथ ये भी अटैच करेगा कि उसको क्या उसकी जो सी एग्जिस्टिंग वाइफ है या वाइफ्स हैं एक से ज़्यादा हैं उन्होंने इजाज़त दे दी, अगर इजाज़त दे दिया तो वो साथ लगाई जाएगी, प्लस रीज़न बताई जाएगी कि क्यों वो दूसरी शादी करना चाहता है। अब ये एप्लीकेशन दे दी, उसके बाद का प्रोसीजर सबसेक्शन 3 में, on receipt of the application under subsection 2 the chairman shall ask the applicant and his existing wife or wives each to nominate a representative, and the arbitration council so constituted may, if satisfied that the proposed marriage is necessary and just, grant subject to certain conditions if any as may be deemed fit for the permission applied for। तो यहाँ पे क्या होगा कि एप्लीकेशन दे दी, उसके बाद यूनियन काउंसिल में एक आर्बिट्रेशन काउंसिल फॉर्म की जाएगी, चेयरमैन होगा, उसके बाद जितनी भी पार्टीज़ हैं उसकी एक वाइफ है, 2 वाइफ हैं, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स आएंगे और वहाँ पे फिर उनको सुनने के बाद ये डिसाइड किया जाएगा कि इसको परमिशन देनी है या नहीं देनी, अगर देनी है तो किन कंडीशंस के साथ देनी है, पूरा वहाँ पे सुना जाएगा आर्बिट्रेशन काउंसिल में। उसके बाद डिसीजन करेगी आर्बिट्रेशन काउंसिल, वो कुछ कंडीशंस के साथ भी अलाउ कर सकती है। नंबर 4, सबसेक्शन 4, इन डिसाइडिंग द एप्लीकेशन द आर्बिट्रेशन काउंसिल शैल रिकॉर्ड इट्स रीज़न फॉर द डिसीजन। तो जो आर्बिट्रेशन काउंसिल ने अपना डिसीजन देना है उसकी रीजंस भी रिकॉर्ड करनी है कि अगर उन्होंने परमिशन दी है तो क्यों दी है, अगर नहीं दी तो क्यों नहीं दी। and any party may in the prescribed manner within prescribed period and on the payment of prescribed fee prefer an application for revision to the collector concerned, and his decision shall be final and shall not be called in question in any court। सबसेक्शन 4 में कह दिया कि अगर तो
आर्बिट्रेशन काउंसिल ने उसको सेकंड मैरिज की इजाज़त दे दी है, परमिशन दे दी है या नहीं दी, दोनों सूरतों में जो भी पार्टी उस फैसले के अगेंस्ट उसको चैलेंज करना चाहती है, तो वो एक प्रेस्क्राइब टाइम होगा, उसके अंदर वो क्या करेंगे, वो रिवीजन फाइल करेंगे बिफोर द कलेक्टर, और कलेक्टर ने फिर जो फैसला कर देना वो फाइनल हो जाना। उसके अगेंस्ट किसी कोर्ट में भी अपील नहीं हो सकती। कलेक्टर का फैसला फाइनल, पहले आर्बिट्रेशन काउंसिल का फैसला चैलेंज करेंगे आप इन रिवीजन बिफोर कलेक्टर, और कलेक्टर का फैसला फाइनल। कोई उसके अगेंस्ट आप किसी कोर्ट में नहीं जा सकते कि इसको परमिशन क्यों दी है सेकंड मैरिज की या क्यों नहीं दी। सब सेक्शन 5। अब ये अगर एक बंदा दूसरी शादी विदाउट ये परमिशन लिए करेगा तो ये उससे रिलेटेड आगे शुरू हो रहा है। एनी मैन हु कॉन्ट्रैक्ट्स अनदर मैरिज विदाउट द परमिशन ऑफ द आर्बिट्रेशन काउंसिल शैल, अब आगे क्या होना उसके साथ, नंबर 1, पे immediately the entire amount of the dower whether prompt or deferred due to the existing wife or wives, which amount if not so paid shall be recoverable as arrears of the land revenue। तो पहली बात तो ये आ गई कि ये ऊपर वाला प्रोसीजर अडॉप्ट किए बगैर एक बंदे ने दूसरी शादी कर ली। तो पहली बात तो ये कि चाहे वो हक महर उसका डेफर्ड था या प्रॉम्प्ट था, स्ट्रेट वे उसको पे करना पड़ेगा, और अगर वो नहीं करेगा तो एज एरियर ऑफ द लैंड रेवेन्यू एक्ट में जिस तरह वो रिकवर किया जाते हैं ना, एरियर्स जो बकाया जाते होते हैं, उसी तरीके से उससे हक महर रिकवर करवाया जाएगा। दूसरी बात, on conviction upon complaint be punishable with simple imprisonment which may extend to 1 year or with fine which may extend to 5,000 rupees or both। और दूसरी बात कि अगर तो वाइफ कंप्लेंट कर देगी उसके अगेंस्ट कि इसने मेरी परमिशन के बगैर, ये पूरा प्रोसेस अडॉप्ट किए बगैर ही इसने शादी कर ली है, तो अगर तो उसको कन्विक्ट किया जाएगा तो उसको सज़ा 1 साल तक की सज़ा हो सकती है, या 5,000 रुपया जुर्माना हो सकता है, या दोनों हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे पंजाब वालों ने थोड़ी अमेंडमेंट की है। पंजाब वालों ने कहा है ऑन कन्विक्शन ऑन कंप्लेंट बी पनिशेबल विद द सिंपल इम्प्रिजनमेंट विच मे एक्सटेंड टू 1 ईयर, यानी सज़ा 1 साल ही है, एंड विद फाइन ऑफ 500,000 रुपीज़ प्लस 5 लाख तक का जुर्माना। सो पंजाब ने ये कर दिया। वैसे अब बाकी डिफरेंट ओवरऑल जो चल रहा है, 1 साल पनिशमेंट है प्लस इम्प्रिजनमेंट है 1 साल की, प्लस 5,000 तक का फ़ाइन, या दोनों। लेकिन पंजाब में 1 साल तक की सिंपल इम्प्रिजनमेंट प्लस 5 लाख तक का उसको फ़ाइन देना पड़ेगा। तो ये पॉलीगैमी का था कि अगर आपने दूसरी शादी करनी है तो आर्बिट्रेशन काउंसिल में ये से परमिशन लेके प्रॉपर प्रोसीजर अडॉप्ट करके आप दूसरी शादी कर सकते हो। अगर आप इसको अडॉप्ट नहीं करोगे तो आपको कन्विक्शन हो सकती है, आपको फ़ाइन वगैरह भी हो सकता है। सेक्शन 7 दैट इज़ तलाक। तलाक का सारा प्रोसीजर अब इसमें बताया गया। सब सेक्शन 1, any man who wishes to divorce his wife shall as soon as may be after the pronouncement to the talaq in any form, यानी अगर orally भी दी है या उसने written दी है, दोनों सूरतों में, whatsoever gives the chairman notice in writing of his having done so and shall supply a copy thereof to the wife। तो जो डिवोर्स उसने दे दिया, पहली काम तो उसने ये करना है कि उसने चेयरमैन यूनियन काउंसिल को भी उसकी कॉपी देनी है, प्लस उसने जिस वाइफ को डिवोर्स किया उसको भी उसका नोटिस दे देना है। पहली बात तो ये होगी। सब सेक्शन 2, whoever contravenes the provision of subsection 1 shall be punished with simple imprisonment for a term which may extend to 1 year or with fine which may extend to 5,000 rupees or both। तो अगर तो आप ये तलाक देने के बाद चेयरमैन को नोटिस नहीं देते हो या उस वाइफ को नहीं देते हो, तो इस पे जो सज़ा मिलेगी वो 1 साल तक की हो सकती है और 5,000 रुपये तक का जुर्माना भी आपको हो सकता है। सेक्शन 3, सेव एज प्रोवाइडेड इन सब सेक्शन 5, ए तलाक अनलेस रिवोक्ड अर्लियर एक्सप्रेसली और अदरवाइज शैल नॉट बी इफेक्टिव अनटिल द एक्सपायरेशन ऑफ द 90 days फ्रॉम द डे ऑन विच द नोटिस अंडर सब सेक्शन 1 इज़ डिलीवर्ड टू द चेयरमैन। यानी चेयरमैन को जब आपने नोटिस देना है ना कि जी मैंने डिवोर्स दे दी है, प्लस अंडर सब सेक्शन 1 आपने वाइफ को भी देना है, तो जिस दिन आपने चेयरमैन को नोटिस दिया उससे नेक्स्ट 90 days तक वो इफ़ेक्टिव नहीं होगी, उसके बाद ही होगी, उससे पहले नहीं हो सकती। अनलेस उससे पहले अगर वो दोनों में सुलह हो जाए तो वो एक डिफरेंट सिचुएशन है, बट
ये जो डिवोर्स है ये 90 डेज़ के बाद इफ़ेक्टिव होगी। Now, subsection 4. Within 30 days of the receipt of the notice under subsection 1, the chairman shall constitute an arbitration council for the purpose of bringing about a reconciliation between the parties, and the arbitration council shall take all steps necessary to bring about such reconciliation. So, यहाँ पे ये कह दिया गया कि जब उसको नोटिस दिया हमें सबसेक्शन 3 में, तो ये पता लग गया कि 90 डेज़ के बाद वो इफ़ेक्टिव होनी है। बट ये नोटिस जब चेयरमैन को दिया गया उसके 30 दिन के अंदर अंदर चेयरमैन आर्बिट्रेशन काउंसिल फॉर्म करेगा, यानी चेयरमैन और रिप्रेजेंटेटिव अपने दोनों पार्टीज़ हस्बैंड एंड वाइफ को कहेगा कि अपने रिप्रेजेंटेटिव ले आओ ताकि वो सुलह वगैरह करवा सके, उनके दरमियान रिकन्सिलिएशन की कोशिश की जाएगी, इवन आर्बिट्रेशन काउंसिल में भी। अब सेक्शन 5, इफ़ द वाइफ बी प्रेग्नेंट एट द टाइम तलाक इज़ प्रोनाउंस्ड, यानी जब तलाक उसको दी गई है वाइफ को तो वो उस वक्त प्रेग्नेंट थी। तलाक शैल नॉट बी इफेक्टिव अंटिल द पीरियड मेंशन्ड इन दिस सबसेक्शन 3, यानी जो 90 डेज़ का पीरियड बताया गया है सबसेक्शन 3 में वो लैप्स नहीं हो जाता, और द प्रेगनेंसी विच एवर बी लेटर एंड्स। तो इन दोनों सूरतों में अगर तो वाइफ प्रेग्नेंट नहीं है तो फिर वो 90 डेज़ के बाद इफ़ेक्टिव हो जाएगी तलाक। बट अगर वो प्रेग्नेंट है तो फिर यहाँ पे दो सिचुएशंस आ जाती हैं कि 90 डेज़ या प्रेगनेंसी जो भी विच एवर एंड्स लेटर, जो बाद में ख़त्म होगी। जैसे फॉर इंस्टेंस अगर 90 डेज़ पहले ख़त्म हो गए हैं उससे, बट उसकी प्रेगनेंसी जो ख़त्म हो रही है वो 6 महीने बाद हो रही है, तो 6 महीने के बाद जाके वो इफ़ेक्टिव होगी डिवोर्स जो है। और द सब सेक्शन 6, nothing shall debar a wife whose marriage has been terminated by talaq effective under this section from remarrying the same husband without an intervening marriage with a third person unless such termination is for third time so effective। अब इस सेक्शन में बेसिकली सब सेक्शन 6 में ये कहा गया है कि एक हस्बैंड ने अपनी वाइफ को डिवोर्स दी, वो इफ़ेक्टिव हो गई, उसके बाद उसको कोई हलाला करने की ज़रूरत नहीं है, वो वाइफ दोबारा अपने हस्बैंड से शादी कर सकती है। फिर उसके बाद अगर उसने दोबारा उसको डिवोर्स दे दी और वो इफ़ेक्टिव होगी, उसके बाद भी वो अपने हस्बैंड से, उसी हस्बैंड से दोबारा शादी कर सकती है। उसको किसी थर्ड पर्सन से पहले शादी करके, यानी वो हलाला वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन तीसरी बार अगर फिर उसने उसके साथ शादी कर ली हलाले के बगैर, उसको ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर थर्ड टाइम उसने उसको तलाक दे दी और वो इफ़ेक्टिव भी हो गई तो उसके बाद वो शादी नहीं कर सकती, लेकिन 2 टाइम तक के लिए वो उसको हलाला करने की ज़रूरत नहीं है। अगर इस सेक्शन को दोबारा पढ़ें, नथिंग शैल डी बार अ वाइफ हुज मैरिज हैज़ बीन टर्मिनेटेड बाई तलाक इफ़ेक्टिव under this section from remarrying the same husband without an intervening marriage with a third person, यानी उसको थर्ड पर्सन से करने की ज़रूरत ही नहीं है, वो दोबारा उसी अपने हस्बैंड से शादी कर सकती है चाहे उसकी डिवोर्स इफ़ेक्टिव भी हो गई हो। अनलेस सच टर्मिनेशन इज़ फॉर थर्ड टाइम सो इफ़ेक्टिव, लेकिन तीसरी बार अगर उसने डिवोर्स फिर दे दी उसको उसी हस्बैंड ने और वो इफ़ेक्टिव भी होगी तो फिर नहीं, फिर उसको कोई अगर वो दोबारा करना चाहते हैं तो हलाला करना पड़ेगा, किसी और बंदे से थर्ड पर्सन से शादी करना पड़ेगा। सेक्शन 8 डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज से है। डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज अदरवाइज देन बाई ए तलाक। तलाक क्या होता है? तलाक का बेसिक कॉन्सेप्ट तो ये है कि हस्बैंड ने वाइफ को तलाक देनी होती है। डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज इज़ समथिंग एल्स के अगर वाइफ ने हस्बैंड ने वाइफ को तलाक नहीं दी या म्यूचुअल कंसेंट के थ्रू उनकी मैरिज जो है वो डिज़ोल्व हुई है या थ्रू अ कोर्ट डिक्री उनकी मैरिज जो डिज़ोल्व हुई है। अब ये सिर्फ तलाक तो एक फॉर्म है ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज। मेन तो डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज है जिसमें डिफरेंट काइंड्स आ जाती हैं। पहली तलाक होती है जो कि हस्बैंड देता है, दूसरा म्यूचुअल कंसेंट होता है कि मियाँ बीवी ने अगर म्यूचुअली अपनी बाहमी रजामंदी से अलहदगी की है तो वो होती है। थर्ड काइंड होती है कि वाइफ थ्रू कोर्ट जाके डिवोर्स की डिक्री लेती है। सो ये डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज अदरवाइज देन बाई तलाक, यानी तलाक हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, अब ये दूसरे तरीक़ों के थ्रू अगर उसने डिवोर्स ली है। वेयर द राइट टू डिज़ोल्व हैज़ बिन ड्यूली डेलीगेटेड टू द वाइफ, यानी हस्बैंड ने अगर तो वाइफ को
अपना ये राइट डेलीगेट कर दिया कि आप मुझे डिवोर्स दे, आपके पास डिवोर्स का राइट है, and she wishes to exercise that right, or where any of the parties to a marriage wishes to dissolve the marriage otherwise than by a talaq, the provisions of section 7 shall mutus mutandis and so far as एप्लीकेबल अप्लाई। अब इस सेक्शन में, सेक्शन 8 में ये कहा गया कि एक तो डिवोर्स वाला हमने तलाक वाला हमने सेक्शन 7 में पढ़ लिया कि हस्बैंड अगर तलाक देगा तो उसने यूनियन काउंसिल को बताना, वो सारा आर्बिट्रेशन काउंसिल का प्रोसीजर वहाँ पे होगा। अगर तो सेक्शन 8 में ये कहा गया है कि अगर किसी भी और तरीके से मैरिज को डिज़ोल्व किया जा रहा है, फॉर इंस्टेंस अगर हस्बैंड ने अपना राइट दे दिया है, डेलीगेट कर दिया वाइफ को कि डिवोर्स का, पहली बात, या किसी और तरीके से यानी जुडिशल डिवोर्स हो रही है, कोर्ट में जाके डिक्री ली है, या म्यूचुअल कंसेंट के थ्रू उन्होंने मैरिज को डिज़ोल्व किया है, तो इन सारी सूरतों में वो सारा प्रोसीजर जो सेक्शन 7 था, म्यूटस मुटेंडस का मतलब होता है एज़ इट इज़, यानी जितना एप्लीकेबल हो सकता है उसको अप्लाई करके वो अडॉप्ट किया जाएगा। यानी अगर कोर्ट से भी डिक्री ली है तो आपने यूनियन काउंसिल में जाके उसका नोटिस देना है, फिर वो दोनों पार्टीज़ को बुलाया जाएगा, आर्बिट्रेशन काउंसिल में सुलह की कोशिश की जाएगी, और फिर 90 डेज़ के बाद वो जो मैरिज की डिक्री ली गई है कोर्ट से या थ्रू म्यूचुअल कंसेंट भी उनकी मैरिज को डिसॉल्व की गई है, तो अगर तो सुलह नहीं होती तो फिर वो आफ्टर 90 डेज़ वो डिज़ोल्व हो जाएगी, या अगर प्रेग्नेंट है तो वो जो भी अरसा बाद में होगा। सो ये सेक्शन 8 में कहा है कि किसी और भी तरीके से अगर वो डिज़ोल्व की गई है तो सेक्शन 7 का तरीके को अडॉप्ट किया जाएगा। सेक्शन 9 मेंटेनेंस, सब सेक्शन 1 क्या कहता है? इफ़ एनी हस्बैंड फेल्स टू मेंटेन हिज वाइफ एडुकेटली, यानी वो अपनी वाइफ को प्रॉपर उसका मुनासिब ख़र्चा नहीं दे रहा, और वेयर देर आर मोर वाइफ्स दैन वन फेल्स टू मेंटेन दैम इक्विटेबली, यानी उनको एक से ज़्यादा उसकी वाइफ और उनको बराबरी के हिसाब से उनको ख़र्चा नहीं दे रहा, उनको मेंटेन नहीं कर रहा, द वाइफ और ऑल और एनी ऑफ द वाइफ्स may in addition to seeking any other legal remedy available apply to the chairman, who shall constitute an arbitration council to determine the matter, and the arbitration council may issue a certificate specifying the amount which shall be paid as maintenance by the husband। तो यहाँ पे ये तरीका बताया गया है कि अगर एक वाइफ, हस्बैंड अपनी वाइफ को उसको ख़र्चा वगैरह नहीं दे रहा, या एक से ज़्यादा है तो उनको बराबर नहीं दे रहा, तो उनमें से कोई भी वाइफ एक या सारी भी कोर्ट में अप्लाई कर सकती हैं चेयरमैन यूनियन काउंसिल को कि ये हमें मेंटेन नहीं कर रहा, तो उस पर फिर एक आर्बिट्रेशन काउंसिल फिर वहाँ से एक्टिव हो जाएगी और वो एक सर्टिफिकेट इशू कर सकती हैं कि इतना ख़र्चा आप इनको दोगे। अब सब सेक्शन 2 में, a husband or wife may in prescribed manner within this prescribed period or on payment of the prescribed fee prefer an application for revision of the certificate to the collector concerned, and यहाँ पे भी अब ये कह दिया गया कि जो ये सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा आर्बिट्रेशन काउंसिल का, कि उसमें बता दिया जाएगा कि आप इतना ख़र्चा दोगे। अब अगर कोई भी पार्टी उसको चैलेंज करना चाहती है, हस्बैंड करना चाहती है या वाइफ करना चाहती है, तो वो एक टाइम पीरियड के दौरान रिवीजन फ़ाइल करेंगे कंसर्न्ड कलेक्टर के पास, और उसका फ़ैसला फ़ाइनल होगा और किसी कोर्ट में भी उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। यहाँ पे ये जो रेमेडी है सेक्शन 9 वाली बताई गई है कि आप यूनियन काउंसिल में जाके बता सकते हो, कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो टू द चेयरमैन। ये इन एडिशन टू है, यानी आप कोर्ट में भी जाके कर सकते हो कि मुझे ये मेंटेनेंस नहीं दे रहा, कोई भी वाइफ जा सकती है। ये इन एडिशन टू दैट है कि वहाँ पे भी अगर आप जाना चाहो तो वहाँ पे भी जा सकते हो, यहाँ पे भी आ सकते हो, दोनों जगह पे इकट्ठा भी आप कर सकते हो, कोर्ट में भी और यहाँ पे भी। अब सब सेक्शन 3 में कहा गया है एनी अमाउंट पेएबल अंडर सब सेक्शन 1 और 2 इफ़ नॉट पेड इन ड्यू टाइम शैल बी रिकवरेबल एज एरियर ऑफ द लैंड रेवेन्यू, यानी जो लैंड रेवेन्यू को रिकवर करने के लिए जो उनके बकाया जात होते हैं उनको रिकवर करने के लिए जो तरीका अडॉप्ट किया जाता है उसी तरीके से इसकी मेंटेनेंस के पैसों को भी रिकवर करवाया जाएगा इस सेक्शन 9 के मुताबिक। नेक्स्ट सेक्शन 10 डावर, where no details about the mode of payment of the dower are prescribed in the nikahnaama or the marriage contract, the entire amount of the dower shall be presumed to be payable on demand,
यानी इसमें ये कहा गया है कि अगर तो निकाह नामा में या जो मैरिज का कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है उसमें अगर ये नहीं बताया गया कि हक महर को कैसे अदा किया जाएगा, उसका मोड कौन सा होगा, वो डेफर्ड होगा, वो प्रॉम्प्ट होगा, ये सारी बातें अगर क्लियर नहीं है तो ये प्रज्यूम कर लिया जाएगा कि ये ऑन डिमांड है, कि जब भी डिमांड की जाएगी वो हक महर देना पड़ेगा, अगर तो वो निकाह नामा वगैरह में स्पेसिफिकली मेंशन नहीं किया गया। इस सेक्शन 11 में सिंपली ये बताया गया कि फेडरल गवर्नमेंट कंटोनमेंट एरिया से रिलेटेड और प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वो इस ऑर्डिनेंस से रिलेटेड रूल्स को बना सकती है। तो ये था मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस 1961, बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें जो क्वेश्चंस हैं जो सेक्शंस हैं उनमें से काफ़ी क्वेश्चंस एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। इंपॉर्टेंट ऑर्डिनेंस है। I hope I have cleared everything. Thank you very much, Ji. Take care. Allah Hafiz.